शो मैं भी। आप बताइए। ओके बेटा। कौन बच्चा कह रहा था? किस बच्चे का वो था उमेद वंश वाला? अच्छा, तो बेटे आपका उमेद वाला मैंने मिल गया है। और आपका उमेद का है कि उमेद कालीन सभ्यता और जो संस्कृति है उसके बारे में है। और साथ में उमेद वंश क्या है बाद में देखा है उसका उमेद वंश का पतन। ठीक है। हाँ जी। तो उमेद वंश का पतन, उसके बाद है अब्बासी राजवंश की स्थापना। और अब्बास वंश का जो स्वर्णिम उत्कर्ष का काल है वो दिखा रखा है। ठीक है। या अब्बासी स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, इसके पतन के कारण भी इन्होंने दर्शा रखे हैं। तो आज हम कल हमारा हो गया था इस्लाम का उदय। तो आज हम करेंगे आपका उमेद वंश की, उमेद वंश किस तरह से इसका विकास हुआ, किस तरह से इसकी स्थापना हुई, ये सब। पुनर्जागरण वाला मेडिवल सोसाइटी में। ओके। पहले हाँ, चलो पहले पुनर्जागरण वाला कर लेंगे हम। आपका उसके कारण कारण हुए थे ना। ओके बेटे। आप लोगों को याद भी होगा पुनर्जागरण के कारण के क्या थे, क्या परिस्थितियां रही थी कि पुनर्जागरण उत्पन्न हुआ। तो नेक्स्ट है हमारा पुनर्जागरण का उदय की इटली और पुनर्जागरण की जन्मस्थली। कि पुनर्जागरण का प्रारंभ सबसे पहले इटली में हुआ था और 1340 ईस्वी से 1550 ईस्वी तक के 200 वर्षों में इटली के नगरों में अभूतपूर्व साहित्य का सृजन हुआ। और असाधारण रूप से स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि के क्षेत्र में भी विकास हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में दांते, पेट्रोक, बोकासियो के नाम अग्रणीय थे। और कला के क्षेत्र में माइकल एंजिलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची, लोरेंजो जैसे महान कलाकारों ने अपनी कला से लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। इटली में पुनर्जागरण के उदय के कारण क्या थे, हम विस्तार से बताएंगे। फर्स्ट है हमारा इटली की समृद्धि, कि उसमें इटली समृद्धशाली क्षेत्र था। उसकी जो समृद्धि का मुख्य कारण था विदेशी व्यापार। और भूमध्य सागर में स्थित इटली उसमें पूर्व के देशों से व्यापार का मुख्य केंद्र था। और इसके कारण वहाँ पर नगरों का विकास भी हुआ। इन नगरों में धनी व्यापारियों और महाजनों ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया था। ये धनी लोग कला और साहित्यिक गतिविधियों को संरक्षण प्रदान करते थे। धनी लोग पुस्तकों, चित्रों, मूर्तियों पर भी धन खर्च करते थे। और इन परिवारों के जो लोरेंजो है नामक व्यक्ति ने 10,000 दुर्लभ ग्रंथों को एकत्र किया और उनका अनुवाद भी किया। और इससे साहित्यिक अभिरुचि भी लोगों की बढ़ी। नेक्स्ट है हमारा बेटा प्राचीन रोम सभ्यता का केंद्र। इटली प्राचीन रोम सभ्यता का केंद्र था। इटली के लोगों को इस गौरवशाली ऐतिहासिक परंपरा पर गर्व भी था। यही कारण था कि वहाँ पर रोमन व यूनानी जो यूनानी है मानववादी साहित्य के दिन की परंपरा बनी हुई थी। और यह ध्यान देने योग्य है कि जो प्राचीन रोमन संस्कृति है वो पुनर्जागरण के लिए प्रेरक शक्ति रही।
थर्ड पॉइंट है हमारा राजनीतिक संगठन का स्वरूप, कि इटली की राजनीतिक जो संरचना है वो उसने भी पुनर्जागरण के उदय में सहायता प्राप्त की, और पवित्र रोमन साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी इटली में अनेक स्वतंत्र नए नगर राज्यों का विकास भी हुआ था, और वहाँ पर सामंत प्रथा थी जैसे वो भी कमजोर पड़ गई थी। इससे क्या हुआ कि इन नगरों में, इन राज्यों में जो राजतंत्र है, स्वतंत्रता और व्यवस्था का वातावरण भी वहाँ पर बना रहा था। नेक्स्ट हमारा दीर्घकालीन शांति क्या रही थी, और जो 13वीं सदी है उसमें इटली के नगरों में मानवतावादी परंपरा विकसित होने लगी थी, और 1454 ईस्वी में जब 1454 ईस्वी आई तो उसके बाद उत्तरी इटली के फ्रांस के आक्रमणों से मुक्त रहा था, और दीर्घकालीन शांति ने इटली के वैभवशाली नगरों में कला व साहित्य के उदय और विकास में भी योगदान दिया था। नेक्स्ट हमारा पोप का योगदान, कि पोप का हमारे यहाँ पर क्या योगदान रहा, कि रोम के कुछ पोप भी पुनर्जागरण की भावना से प्रेरित थे। उन्होंने विद्वानों व कलाकारों को रोम में आमंत्रित किया व आश्रय दिया था, और यूनानी पांडुलिपियों का लैटिन में भी अनुवाद करवाया गया था। जो पोप है निकोलस पंचम, उसका जो शासनकाल है वो बताया गया है 1447 से 1455 ईस्वी का, और जिसने वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना और संत पीटर गिरजाघर का भी निर्माण करवाया था। ये था पुनर्जागरण का उदय। और अब है हमारे पुनर्जागरण की क्या विशेषताएं रही, कि फर्स्ट है हमारा पुनर्जागरण की विशेषता में बेटा आपका यूनानी रोमन साहित्य का पुनः उत्थान, कि पुनर्जागरण की प्रथम विशेषता क्लासिसिज्म थी। क्लासिसिज्म इस काल में पुस्तकों द्वारा जिस ज्ञान का प्रसार किया जाता था उसे क्लासिसिज्म कहा गया है, क्योंकि यह ज्ञान जो प्राचीन यूनानी है वह रोम संस्कृतियों पर आधारित था, और साहित्य रचना व भवन निर्माण में यूनानी व रोमन शैली प्रकट होने लगी। सुसंस्कृत बनाने के लिए भी इन भाषाओं का प्रयोग हुआ। सेकंड है हमारा तरक्की प्रधानता, कि पुनर्जागरण ने तरक्की प्रधानता को स्थापित किया। इससे पहले चिंतन पर चर्च तथा परंपराओं का नियंत्रण था। अब इस संबंध में अरस्तु के तर्कशास्त्र ने लोगों का मार्गदर्शन किया, और चिंतन में तर्क प्रधानता को बढ़ावा देने में ऑक्सफोर्ड, पेरिस, बोलोन, कैम्ब्रिज आदि विश्वविद्यालयों ने अहम भूमिका अदा की। इन विश्वविद्यालयों के विद्वानों ने इस बात पर भी जोर दिया कि सिर्फ उसी विचार को सही माना जाए जो तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट है जो प्रयोगात्मक पद्धति पर बल, क्योंकि उस टाइम में जब पुनर्जागरण आया तो क्या हुआ कि लोगों ने तर्क के आधार पर सोचना शुरू कर दिया। किसी भी बात को वो तर्क के आधार पर तोलने लगे थे। उनके जो विचार थे वो तर्क के आधार पर उत्पन्न होने लगे थे, और रोजर बेकन को भी इस प्रयोगात्मक खोज प्रणाली का अग्रदूत कहा जाता है। सर्वप्रथम उसने ही इस पर जोर दिया था। नेक्स्ट है हमारा बेटा मानववाद। मानववाद क्या है, कि पुनर्जागरण की चौथी विशेषता मानववाद को बताया गया है। मानववाद की गहरी दिलचस्पी मानव व प्रकृति में न कि ईश्वर में, अर्थात मानव जीवन में रुचि लेना, उनकी समस्याओं का अध्ययन करना, उनका मन का जो आदर है उससे करना, उसके जीवन के महत्व को स्वीकार करना तथा मानव जीवन को सुधारने या समृद्ध बनाने का भी प्रयास करना था। नेक्स्ट है सौंदर्य की उपासना। सौंदर्य की उपासना किस तरह से, कि सौंदर्य की उपासना पुनर्जागरण की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण घटना थी, कि यह उपासना मानसिक तौर पर भौतिक दबाव से मुक्त थी। कला पर मानवतावादी प्रभाव को देखा जा सकता है। इसमें यथार्थ पर जोर दिया गया। कला का केंद्र मानव और प्रकृति था। चित्रकार है जो लियोनार्डो दा विंची, उसने क्या कहा है कि अच्छे चित्रकार को दो प्रमुख चीजों का चित्रण करना होता है, मनुष्य और उसके मन की जो भावनाएं हैं। जब तक हम मनुष्य के जो मन की भावनाएं हैं उनको ही समझ नहीं पाएंगे तो हम उसका उद्धार किस तरह से होगा। और नेक्स्ट है हमारा पुनर्जागरण के परिणाम, ये चीज की विशेषताएं।
अब है हमारा पुनर्जागरण के परिणाम क्या रहे। फर्स्ट है हमारा बेटे मानव केंद्रित चेतना का उदय, कि पुनर्जागरण ने मध्यकालीन धर्म केंद्रित या ईश्वर केंद्रित चिंतन की धारा को बदलते हुए मानव केंद्रित बना दिया था। आधुनिक युग के इतिहास के साथ साथ क्रमशः हम यह मानवतावादी चेतना एक अति महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में भी स्थापित होती गई थी। पुनर्जागरण काल में अनेक मानववादी विचारक और लेखक हुए, जिनके अनुसार मानव के क्रियाकलाप व गतिविधियों का भी आधार बिंदु स्वयं मानव होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मानव किसी पूर्व निर्धारित धार्मिक भूमिका का पालन करने वाला पात्र नहीं है, वरना वह एक स्वतंत्र, चिंतनशील और सहज भावनाओं से युक्त जीव है, जिसे अपने वास्तविक और प्रत्यक्ष लौकिक जीवन को सुखी एवं आनंद से पूर्ण बनाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए। एक और कि जो मानव जीवन है उसका क्या लक्ष्य है कि परलोक सुधारना ये माना जाता था, क्योंकि जब से पुनर्जागरण आया है, तर्क के आधार पर लोग सोचने लगे हैं, तो क्या होता है कि अब लोगों ने इसी लोक के बारे में जीना सीख लिया है कि इसी लोक में हम अच्छे कार्य करेंगे तो हमें इसमें ही सफलता मिलेगी और इसमें ही हमें फल मिलेगा, न कि परलोक में। क्योंकि पहले लोग परलोक का ज्यादा सोचते थे और इस लोक का कम सोचते थे। सेकंड पॉइंट है बुद्धिवाद का उदय। बुद्धिवाद का उदय किस तरह से कि जो बुद्धिवाद है, विवेकशील चेतना का उदय हुआ था। अब किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लिया जाता था कि वह किसी धर्म ग्रंथ में लिखी हुई है या किसी गुरु द्वारा कही गई है। ये सब कि लोग अपनी तर्क बुद्धि विवेक के प्रयोग से कथनों की तार्किक शांति एवं सत्य से संतुष्ट होना चाहते थे। और इस संबंध में अरस्तु के तर्कशास्त्र ने क्या है कि लोगों का मार्गदर्शन किया, जिसके अध्ययन पर बल दिया जाने लगा और चिंतन में तरक्की प्रधानता को बढ़ावा देने में पेरिस, ऑक्सफोर्ड, बोलोन, कैम्ब्रिज आदि विश्वविद्यालयों ने अहम भूमिका अदा की। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक चेतना एवं उपलब्धियां, कि आधुनिक वैज्ञानिक युग की जो जीवन पुनर्जागरण काल में ही रख दी गई थी, जो नींव है और बुद्धिवादी था मानववादी चेतना से वैज्ञानिक मानसिकता का आविर्भाव हुआ। लोग सही प्रशिक्षण और प्रयोग द्वारा सिद्ध होने पर ही प्राकृतिक या मानवीय जगत के किसी नियम या कार्य कारण संबंध को स्वीकार करने लगा। इसके साथ ही जो फ्रांसीसी बेकन है, दाकार्थ है द्वारा वैज्ञानिक पद्धति को विकसित किया गया, जिससे विज्ञान के क्षेत्र में विकास की संभावनाओं को खोल दिया गया था। और वैज्ञानिक मन स्थिति तथा वैज्ञानिक पद्धति के उदय के बाद ही पुनर्जागरण काल में अनेक वैज्ञानिक नियमों की खोज की गई। नेक्स्ट बेटे आपका मानववाद। मानववाद क्या है कि पुनर्जागरण की आत्मा के रूप में इसको सामने रखा गया है मानववाद को, कि मानववाद का अर्थ है मानव की गरिमा को स्वीकारना, उसको मानव जीवन में रुचि लेना और मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करना। मानववाद की भावना में भी निहित था कि मानव की जो लोक की समस्याओं का समाधान करना, क्योंकि हम यदि इसी लोक में अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे तो परलोक के बारे में कैसे सोच सकते हैं। उसके जीवन को सुधारने और समृद्ध उन्नत बनाने का प्रयास करना। जो मानववादी है वो परलोक सुधारने की उपेक्षा मनुष्य के इसी लोक में सुखी और समृद्ध देखना चाहते थे। और मानववादी लेखकों की रुचि धर्म के मूर्त विषयों की बजाय जीते जागते लोगों में उनकी खुशियां, उनके कष्टों को दूर करने की कोशिश की गई। उन्होंने लोगों को सुसंस्कृत बनाने के लिए प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य के अध्ययन पर भी बल दिया था। पेट्रोक है जो वो मानववाद का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट हमारा व्यक्तिवाद का उदय, कि मानववाद, बुद्धिवाद और वैज्ञानिक मानसिकता ने व्यक्तिवादी चिंतन को पोषित किया। व्यक्ति विशेष अपने व्यक्तित्व के निर्माण और विकास की स्वतंत्र और अपार संभावना से परिचित होने लगा। वह एक स्वतंत्र चिंतक बनने लगा और स्वतंत्र जीवन शैली का अनुसरण करने लगा था। जो नवीन चिंतन है, नवीन जीवन शैली है, धार्मिक तथा राजनीतिक दबाव से मुक्त पाए थी और मूल्यतः मनुष्य की व्यक्तिवादी जो आकांक्षाओं से वो प्रेरित भी थी। नेक्स्ट हमारा कि मानववाद और व्यक्तिवाद में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, कि मानववाद का अभिप्राय मानव के सामान्य और लौकिक क्रियाकलापों में अभिरुचि अर्थात धार्मिक विषयों की तुलना में मानवीय विषयों में
रुचि। व्यक्तिवाद का अर्थ व्यक्ति विशेष द्वारा स्वयं के व्यक्तित्व के विकास में व्यक्तिगत आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार तथा जीवन शैली। नेक्स्ट हमारा बेटे धर्मनिरपेक्ष राज्य का उदय। कि मध्यकाल में राज्य और चर्च एक दूसरे पर आश्रित थे। पुनर्जागरण काल में एक और चर्च के प्रभाव में कमी आई तो दूसरी ओर शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। धीरे धीरे राज्य और धर्म के अलग अलग कार्य क्षेत्र स्वीकार किए जाने लगे थे और उनके कार्य क्षेत्रों के बीच एक विभाजक रेखा खींची जाने लगी थी। जो राज्य की स्वतंत्र अवधारणा का विकास होने लगा और मैकियावेली पुनर्जागरण काल का प्रमुख राजनीतिक चिंतक था, जिसने मध्यकालीन राजनीतिक दर्शन के स्थान पर आधुनिक राजनीतिक चिंतन को विचारधारा को चिंतक को जन्म दिया। उसकी दो रचनाएं भी थी, द प्रिंस और हिस्ट्री ऑफ द फ्लोरेंस। उसने पोप और पादरियों का बहुत उपहास किया और शक्तिशाली राजा का समर्थन किया। नेक्स्ट बेटे आपका धर्म सुधार। जागरण व पुनर्जागरण ने धर्म सुधार का मार्ग तैयार किया। मध्यकाल में चर्च व उसके अधिकारी बहुत शक्तिशाली थे, उनकी सत्ता को चुनौती देना बहुत कठिन था। कई वैज्ञानिकों को उनके कोप का भाजन बनना पड़ा, परंतु पुनर्जागरण की तरफ प्रधानता और मानवतावाद तथा व्यक्तिवाद ने चर्च की सत्ता को नुकसान पहुंचाया। साहित्यकारों व विचारकों ने चर्च की सर्वोच्चता का विरोध किया और उसमें व्यापक भ्रष्टाचारों व नैतिक पतन का पर्दाफाश किया। अब मार्टिन लूथर ने पोप के खिलाफ बगावत कर प्रोटेस्टेंट धर्म की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा नई अर्थव्यवस्था का उदय। कि पुनर्जागरण ने अर्थ प्रणाली को भी प्रभावित किया। सामंतवाद कमजोर हुआ, नगरों का विकास हुआ जहाँ व्यापार वाणिज्य की गतिविधियों को बढ़ावा मिला। व्यापारी व महाजन वर्ग के उत्कर्ष से अर्थव्यवस्था ने नई दिशा पकड़ी और वाणिज्यवाद और पूंजीवाद के उदय में भी पुनर्जागरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि पुनर्जागरण से उत्पन्न जोश व जागरण ने भौगोलिक खोजों का मार्ग तैयार किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा और यूरोप का विस्तार व उपनिवेशों की स्थापना ने यूरोप को समृद्धशाली बना दिया। नेक्स्ट हमारा मानववादी शिक्षा कार्यक्रम का विकास। कि 12वीं शताब्दी से यूरोपीय देशों में विश्वविद्यालयों की स्थापना का सिलसिला शुरू हो गया था। बोलगना है, पादुआ है और आपका बेटे पेरिस, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज आदि विश्वविद्यालयों के नाम उल्लेखनीय हैं। इन विश्वविद्यालयों में नई शिक्षा और कार्यक्रम का विकास हुआ, जिसे मानववाद के नाम से भी जाना गया। ह्यूमैनिज्म इसका शब्द का प्रयोग 1808 ईस्वी में जर्मन विद्वान F.A. नेथम्बर ने दिया था। इससे पूर्व 15वीं शताब्दी में ह्यूमैनिस्टा शब्द प्रचलन में था और जो उन शिक्षकों के लिए प्रयोग किया जाता था जो स्टूडियो ह्यूमैनिटाटिस बढ़ाते थे। इसमें व्याकरण, तर्क, वाद विवाद, गणित, नक्षत्र विज्ञान, संगीत जैसे विषय शामिल थे। पुनर्जागरण काल में भी इन्हीं विषयों और इससे जुड़ी संस्कृति पर बल दिया गया। पुनर्जागरण में व्याकरण, अलंकार शास्त्र, इतिहास, साहित्य, नैतिक दर्शन इत्यादि का शिक्षा कार्यक्रम विकसित हुआ और इसमें एक धर्मनिरपेक्ष संस्कृति का भी उदय हुआ। और अंत में हम कहेंगे कि पुनर्जागरण ने यूरोप को गहरा प्रभावित किया और यह जो काल था जिसने